नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल। तो आपका आपदा प्रबंधन के वीडियो श्रृंखला में आज हम प्रमुख आपदाओं में आज हम पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में कि बाढ़ क्या होता है, फिर आपका बाढ़ का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हम बाढ़ के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, अर्थात हम बाढ़ के जो प्रभाव होता है उससे हम कैसे कैसे बच सकते हैं। और फिर ये होता है, फिर अगर ये सब प्रभाव पढ़ेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि अगर बाढ़ आने से पहले क्या हमको व्यवस्था करनी चाहिए, बाढ़ के समय में क्या करना चाहिए, बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए, और फिर ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई हो तो पुनर्वास की बात आए तो कैसे हम अपना पुनर्वास कर सकते हैं, और उस पुनर्वास में कैसे कैसे आपका केंद्रीय एजेंसियाँ तथा राज्य एजेंसियाँ कैसे कैसे आपका ये सहयोग करती हैं। तो ये सब हम जो भी होगा वो हम सब इस वीडियो में सारा कुछ देखेंगे। तो ये सारा कुछ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं आपका कि बाढ़ होता क्या है। तो जो बाढ़ होता है, बाढ़ ये होता है आपका नदियों का जल उफान के समय में जल के अपने वाहिकाओं को तोड़ता हुआ आपका आसपास की बस्तियों में जब पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं बाढ़। अर्थात सिंपली ये कह सकते हैं कि जब आपका नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़ देता है और जो उसका नदियों का पानी नदियों में न रहकर आपका ज़मीन पे आ जाता है या आसपास की बस्तियों में आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं बाढ़ आना। तो जो आपका बाढ़ आना होता है उसके आपके बहुत से उस तरह के आपके कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका अनाधुन वनों की कटाई होती है, कभी कभी आपका समय पर बांधों का मरम्मत ना होना होता है, या आपके चूहे चाहे अन्य जो जो जीव जंतु होते हैं उसके द्वारा बांधों को कमज़ोर कर देना होता है, और आवश्यकता से अधिक जल का प्रवाह होता है, या कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी दूसरे राज्य भी जो होते हैं वह या दूसरे जो देश होते हैं वो भी कभी कभी अपना एक्स्ट्रा जल इसी में छोड़ देते हैं। तो ये सब आपके विभिन्न जो होते हैं वो आपके बाढ़ के कारण होते हैं। तो अब बाढ़ का कारण हम टॉपिक वाइज अध्ययन करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो सामान्यतः बाढ़ का जो कारण होता है वो ये होता है अत्यधिक बारिश होता है। तो और कभी कभी जो तटबंध कमज़ोर होते हैं उसके कारण भी बाढ़ होती है। तो आइए हम देखते हैं बाढ़ के कारणों को हम किस प्रकार से बाढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मौसम संबंधी कारण। तो मौसम संबंधी ये होता है कि जो भारतवर्ष होता है उसमें आपका ये 3 महीने के बारिश का समय होता है। तो उसमें आपका 3 महीने में बारिश का जो समय होता है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब अगर किसी दिन भारी बारिश हो और बारिश का जो भी आपका जो ये एक दिन में अगर वो 15 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने लगता है तो जो नदियाँ होती हैं वो अपने खतरनाक जल स्तर पर बढ़ जाती हैं, और अगर उस समय हम सावधानी न बरतें तो वो अपने तटबंधों को तोड़ देती हैं और बाढ़ आ जाता है। उसके बाद दूसरा कारण ये होता है, मेन कारण होता है बादल का फटना। तो बादल के फटने में ये होता है कि यह कार्य जो होता है अधिकतर पहाड़ी इलाकों में होता है, या जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं उनमें बादल फटने के कारण क्या होता है, एक बैग बहुत ज़्यादा सा पानी आ जाता है और यह आपका उसके तटबंधों को तोड़ देता है, और तटबंधों को तोड़ने के कारण आपका बाढ़ आ जाती है। काट का निर्माण, कभी कभी ये होता है
कि नदियाँ उद्गम स्थल से तो स्वच्छ निकलती हैं, लेकिन बहुत सा उसमें औद्योगिक अपशिष्ट या औद्योगिक पदार्थ मिलने के कारण क्या होता है, गाद का निर्माण होने लगता है, या सिंपली आप ये कह सकते हैं गंदगी का निर्माण होने लगता है। गंदगी का निर्माण होने लगता है, और जब आपका बहुत वर्षों से जब आपके नदियों की सफाई नहीं होती है, तो यह गाद की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इस गाद गाद के साथ साथ कभी कभी आपका उसमें काफ़ी मात्रा में रेत भी रहती है। तो अगर नदियों की सफाई समय समय पे अगर न किया जाए, तो जो रेत की मात्रा की होती है वह आपकी, और गाद की मात्रा होती है वह काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे कि नदियाँ जो होती हैं वो छिछली हो जाती हैं, अर्थात उनमें पानी को धारण करने की क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है। अर्थात थोड़े से ही पानी में यह क्या करने लगती हैं, उफनाने लगती हैं, और यही कारण होता है कि वो जल्दी से आपके तटबंधों को तोड़ देती हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है आपका मानव निर्मित अवरोध। तो मानव निर्मित अवरोध में कभी कभी ये होता है कि हम अपनी बहुत सी ज़रूरतों के लिए, जैसे सिंचाई के लिए, चाहे क्या नाम है, अन्य परियोजनाओं के लिए हम नदियों का रुख मोड़ना चाहते हैं, चाहे सड़क निर्माण के लिए भी कभी कभी हमको नदियों का रुख मोड़ना पड़ता है। तो इसके कारण भी आपका जो ये होता है, ये बाढ़ आने का कारण होता है। तीसरा यह होता है आपका प्रशासनिक लापरवाही। प्रशासनिक लापरवाही में ये होता है कि राज्य सरकार के तरफ से, और जो हमारा बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग है, उसका यह दायित्व बनता है कि वह बरसात आने से पूर्व ही बांधों का अच्छे से निरीक्षण कर ले, और जहाँ पर भी वो बांधों को कमज़ोर पाए वहाँ पर यथासंभव उसकी मरम्मत करा दे। परंतु कभी कभी सरकारी उदासीनता और अधिकारियों की उदासीनता के कारण भी बरसात के पूर्व ये हमारा बांधों की मरम्मत नहीं हो पाती है। तो बांधों की मरम्मत नहीं हो पाती है तो वह कहीं कहीं पर कमज़ोर होते हैं, और थोड़ी सी भी जो थोड़ा सा भी वो जल के प्रवाह को, या जल के जो आपका दबाव होता है उसको झेल नहीं पाता है, और जो हमारा जो तटबंध होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। यही कमज़ोर तटबंध कभी कभी आपका बाढ़ का कारण भी होता है, बाढ़ का ये कारण भी होता है। और मानव निर्मित कारण में या जंतु निर्मित कारण में ये भी हो सकता है कि कभी कभी जो ये चूहे होते हैं ये आपका तटबंधों में बिल बना के रहते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है कि जो हमारे जो तटबंध होते हैं वह आपका कमज़ोर हो जाते हैं, और जल के प्रवाह को झेल नहीं पाते, और इसके कारण भी बाढ़ आ जाता है। तीसरा ये हो सकता है आपका अवैध खनन। यद्यपि सरकार ने खनन के लिए आपका विभिन्न रूल बनाए हुए हैं, और विभिन्न रूल बनाए हुए हैं, उसके लिए हमारा खनन मंत्रालय भी है, लेकिन फिर भी जो आपके खनन से संबंधित लोग हैं, या खनन माफिया ही आप समझ लीजिए, ये लोग होते हैं, ये अधिकारियों और मंत्रियों से मिलकर आपका परमिट से ऊपर का खनन करने लगते हैं। और इस खनन के साथ साथ कभी कभी वो आसानी के लिए क्या करते हैं, तटबंधों की जो मिट्टी होती है उसको भी वो क्या करते हैं, उसका भी खनन कर देते हैं, या उसको भी उठा ले जाते हैं। तो जो ये खनन होता है या वो होता है, वह क्या करता है, तटबंधों को कमज़ोर कर देता है। या कभी कभी वह लालच में क्या करते हैं कि तटबंधों के किनारे के एरिया को क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो गड्ढा कर देते हैं। इसके वजह से भी आपका क्या होता है, वो तटबंध कमज़ोर हो जाते हैं। और क्या होता है कि आपका वनों की कटाई, यद्यपि वन विभाग द्वारा या अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा और ग्रामीणों द्वारा तटबंधों पर आपका वृक्ष लगाए जाते हैं, परंतु कभी कभी कुछ लोग अपने लालचवश उन वृक्षों की क्या करते हैं, अनाधून कटाई करते हैं। तो जो वृक्ष की जड़ें और छोटे छोटे पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वह भी आपका क्या नाम है, मिट्टी को बांधे रखती हैं, लेकिन जब हम उसका लालचवश अनाधून कटाई कर देते हैं तो जो हमारा तटबंध होता है वह कमज़ोर होता है। और मानव निर्मित में यह आ सकता है कि अनियंत्रित
आपका जो जानवरों का चराना होता है, तो कभी कभी हम अपने जानवरों को खुले में तटबंधों के किनारे छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे पेड़ पौधों को खा जाते हैं और उनकी पत्तियों को भी खा जाते हैं। तो जब वो पत्तियाँ खा जाते हैं उनको, छोटे छोटे आपके जानवर, पालतू पालतू पशु, तो वो पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो जो पौधे नष्ट हो जाते हैं तो जो आपका बाँध होता है, इसके वजह से भी आपका कमज़ोर हो सकता है। तो ये सब जो आपका महत्वपूर्ण जो कारण होते हैं, ये आपका होते हैं कि कैसे कैसे आपका तटबंध कमज़ोर होते हैं। अब ये देखते हैं कि आपका जो बाढ़ होता है, अगर बाढ़ आ गया है तो उसका परिणाम क्या क्या होता है। तो बाढ़ का परिणाम ये होता है कि जो आपका बाढ़ का परिणाम से पहले ये देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में ज़्यादातर बाढ़ आता है। तो अगर अपने प्रदेश की बात किया जाए तो खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि आपका गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर आता है, तो यहाँ प्रायः बाढ़ आती ही आती रहती है। उसके अलावा आपका असम हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर आपका बार बार बाढ़ आती रहती है। और बार बार बाढ़ आने की वजह से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जनजीवन ही अस्त व्यस्त पड़ जाता है। और जब जितने समय तक बाढ़ आए रहती है तो कई कारखानों में हमारा उत्पादन बंद हो जाता है और आवागमन भी प्रभावित होता है। तो आवागमन प्रभावित होने और आपका उत्पादन बंद होने के वजह से ये होता है, अर्थव्यवस्था पे भी आपका काफ़ी बुरा प्रभाव होता है। और बाढ़ के कारण सबसे अधिक अगर नुकसान कहा जाए तो किसानों को होता है। किसानों को नुकसान होता है कि उनकी जितनी होती है फसल होती है वह आपकी नष्ट हो जाती है। बाढ़ के कारण तो कभी कभी कुछ एरिया का तो ऐसा होता है कि वो साल में 2 फसल न लेकर मात्र बाढ़ के कारण ही एक ही फसल लेते हैं, क्योंकि जो बाढ़ होती है वह उनकी पूरी पूंजी का नष्ट कर देती है। अर्थात उनकी जो आपकी 4-5 महीने की जो भी आपकी मेहनत रहती है उसको वह कुछ दिनों में ही क्या करती है, पूरा का पूरा वो करती है, नष्ट कर देती है, पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। और बाढ़ के कारण आपका ये होता है कि जो घरों में कभी कभी पानी भर जाता है, जिससे कि आपकी जो ये पूरे घरों में सीलन पैदा हो जाती है, जो कि बाद में बीमारियों का कारण और अन्य बहुत सी बीमारियों का कारण बनती है। और क्या होता है आपका बाढ़ के वजह से कभी कभी हमको स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। स्वच्छ न पानी मिलने के वजह से कई लोगों को पानी जनित रोग, जैसे कि आपका हैजा और भी जो दूषित जल से संबंधित बीमारियां होती हैं वह क्या होती हैं, फैल जाती हैं। और तीसरा क्या होता है कि जब फसल नष्ट हो जाती है और फसल के साथ साथ आपके जो पशुओं के लिए जो चारे वाली फसलें होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, तो ये जो पशुपालन करने वाले किसान होते हैं उनके लिए चारे की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। चारे की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और कभी कभी ये होता है कि आपका जब पूरे के पूरे एरिया में अगर आपका जल फैल जाता है तो जो ज़मीन के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि चूहा होता है, सांप होता है, साही होता है, ये सब जो जीव जंतु होते हैं, इनके जीवन पे क्या होता है, बहुत बड़ा आपका संकट आ जाता है, संकट आ जाता है। तो ये सब कुछ आपके जो नुकसान होते हैं यह आपके इसके होते हैं, बाढ़ के होते हैं। अब ये देखते हैं कि आपका बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं। तो बाढ़ से बचने में भी ये होता है कि आपका इसको हम कई रूप में देख सकते हैं कि बाढ़ से बचने के लिए जो आपका ये होता है उसके लिए आपका ये बाढ़ प्रबंधन और
सीमांकन कार्यक्रम बना था जिसको हम बोलते हैं FMABP, जो कि आपका केंद्रीय स्तर पर काम करता है और राज्यों को भी आपका सुझाव देता है। तो बाढ़ के समय में हमको ये देखना चाहिए कि कभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए या मतलब घबराना नहीं चाहिए, और जो बाढ़ होता है उसका आपका डट के मुकाबला करना चाहिए और आपस में सहयोग भावना बनाए रखना चाहिए। अगर हम आपस में सहयोग भावना बनाए रखें, एक दूसरे की अगर हम सहायता करें, तो बाढ़ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपका निपट सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।